and Jai Hind student. Welcome back to your own channel. Now we are going to begin a very important chapter that you need not miss. हाँ, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी very important चैप्टर है, वो है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. अब आप पूछेंगे सर इसमें क्या नया है, तो अगर मैं आपको कहूं कि टोटल डिमांड, दैट इज एग्रीगेट डिमांड ऑफ द कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीगेट इनकम, कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं. या मैं कहूंगा एग्रीगेट स्पेंडिंग पे डिपेंड करती है देश की एग्रीगेट इनकम. अगेन आप यकीन नहीं करेंगे, बट इसी को प्रूव किया J.M. कीन्स ने, एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ने एक सिंपल मॉडल के द्वारा इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया. और थ्योरी ये कहती है कि जो टोटल इनकम है वो डिमांड पे डिपेंड करती है, और डिमांड जो है वो सेविंग्स स्पेंडिंग्स इन दोनों के सम से बनी हुई है. आइए समझते हैं क्या कहा गया इस थ्योरी में. तो बेसिक मॉडल क्या है समझते हैं. तो इनकम डिटर्मिनेशन का सबसे आसान और बेसिक मॉडल जो शॉर्ट रन में बताया गया वो ये बताया गया कि इनकम एंड आउटपुट, ध्यान से सुनिएगा, पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ये मैक्रो कंसेप्ट है, किसी एक फर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वो भी शॉर्ट रन में. तो इनकम एंड आउटपुट इन एन इकोनॉमी डिपेंड ऑन एग्रीगेट स्पेंडिंग और एग्रीगेट डिमांड. मतलब मेरी भाषा में समझना चाहते हैं तो क्या लिखा है, इनकम इज इक्वल टू आउटपुट इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड. सिंपल, इतना सा बताया उन्होंने. कैसे प्रूव किया मैं आपको प्रूव भी करके दिखाऊंगा, डायग्राम भी इसमें दिखाऊंगा, ये आपको आना चाहिए. बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की. इसमें जो वर्ड आ रहा है कि एग्रीगेट डिमांड पे सब कुछ डिपेंड करता है, तो उन्होंने कहा, जेम कीन्स ने कहा कि एग्रीगेट डिमांड को कैसे पता कर सकते हैं. एक डिमांड ये होती है जिसे हम कहते हैं एक्स एंट या डिजायर्ड डिमांड. अब ये क्या होती है सर, एक्स एंट और एक्स पोस्ट. एक्स एंट डिजायर्ड होती है, प्लान्ड होती है, जो हम चाहते हैं, किया नहीं अभी, व्हाट वी आर प्लानिंग, व्हाट वी आर विलिंग टू डिमांड. और एक होती है एक्स पोस्ट, जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव डिमांड या एक्चुअल डिमांड. दोनों में अंतर है ना. हाँ, एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं पहले. तो एग्रीगेट डिमांड किसको कहते हैं, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज डिमांडेड इन इकोनॉमी. एक इकोनॉमी में क्या लोग इच्छा रखते हैं, क्या इंटेंड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज बाय करने का, उसका टोटल कर दो, आ जाएगा एग्रीगेट डिमांड. देखो एग्रीगेट एक बहुत बड़ा शब्द है, सम टोटल वर्ड से बनाया गया है, सबको ऐड करके बनाया गया है. तो हर तरह की विश डिजायर, मैंने कहा तुम मोबाइल खरीदना चाहते हो, तुम गाड़ी खरीदना चाहते हो, तुम एक बड़ी सी एक स्क्रीन लेना चाहते हो अपने रूम के लिए, हाँ एलईडी, बड़ी सी वॉल एलईडी लेना चाहते हो अपने स्क्रीन के लिए, तो ये सब तुम्हारा क्या है, विल या डिजायर है. चलो, द डिजायर्ड स्पेंडिंग ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स इज कॉल्ड एज एग्रीगेट स्पेंडिंग. तो जो हम खरीदना चाहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, जो मेरी इच्छा है, इसे हम कहते हैं स्पेंडिंग करना, खर्च करना. और ये खर्च मैंने कहा डिमांड के डिजायर्ड बराबर होती है. ठीक है, अब आता है एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होती है. अगर मुझसे पूछोगे एडी, दैट इज एग्रीगेट डिमांड, जो कि डिजायर्ड डिमांड होती है, इच्छा है, विल है, चाहता हूं, खरीदूंगा नहीं खरीदूंगा बात नहीं कर रहा हूं, एक्चुअल की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी डिजायर है सिर्फ ये. तो ये डिपेंड करती है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M. सर ये क्या है, C इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि हाउस होल्ड तुम और मैं करते हैं, कंज्यूमर्स करते हैं. I इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये फर्म्स करती हैं, प्रोड्यूसर्स करते हैं. क्या करते हैं, इनको चाहिए रॉ मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट्स, है ना, बड़े बड़े टूल्स नहीं चाहिए, मशीनरी नहीं चाहिए, वो है इनका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. G इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, क्यों, सरकार में खर्चे नहीं हो रहे हैं, सरकार कितने सारे काम कर रही है, पुलिस को सैलरीज दे रही है, और दुनिया भर के सरकार के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. और क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिसको हम नेट एक्सपोर्ट भी कहते हैं. इसके सम टोटल को कहते हैं एग्रीगेट डिमांड. हाँ, एग्रीगेट डिमांड पर हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे अभी. हम लोग जब पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड तो सिर्फ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को लेके पढ़ेंगे, मतलब हाउस होल्ड्स और फर्म्स को लेंगे, गवर्नमेंट को नहीं लेना है हमें, और क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं, ओपन इकोनॉमी नहीं है हमारी इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी है. अर्थात क्या करना है, एक्सपोर्ट्स को हमको इग्नोर कर देना है. ठीक है, अब आता है सर ये इफेक्टिव डिमांड क्या, आपने कहा था कि इफेक्टिव डिमांड भी होती है. तो ये
एक्चुअल डिमांड होती है, जो एक्चुअली लोग सामान खरीद रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो एक्चुअली लोग सामान खरीद रहे हैं। और जब कीनेस की थ्योरी बात करते हैं तो मैंने बताया हम एग्रीगेट डिमांड, इफेक्टिव डिमांड की बात नहीं कर रहे हैं। याद रखिएगा, टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड पर। अब एग्रीगेट डिमांड की टॉपिक कर रहे हैं तो मैंने कहा हमें सिर्फ ये फॉर्मूला लेना है, क्या? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई। याद कर लीजिए, सी इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आइए दोनों के बारे में समझते हैं। क्या है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? वो डिजायर्ड खर्चा जो आप और मैं, हाउस होल्ड्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर्स करते हैं अपने लिए कैपिटल गुड्स खरीदने में, मतलब प्लांट, इक्विपमेंट, मशीनरी खरीदने में। अब आता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कंजम्पशन फंक्शन क्या है सर? हाँ, अभी कंजम्पशन करना है, मतलब गुड्स खरीदने हैं, सर्विसेज खरीदने हैं अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, आपको और मुझको, इसे कहते हैं कंजम्पशन। तो कंजम्पशन हाउस होल्ड्स का सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा है, ठीक है ना। आपका और मेरी इनकम का एक बड़ा पार्ट कहां चला जाता है? खर्चों में चला जाता है। जो बचता है वही सेविंग हो जाती है। अब बात करते हैं कंजम्पशन फंक्शन की। तो कंजम्पशन फंक्शन इज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड कंजम्पशन। किसके बीच में रिलेशन बताता है? देखिए, कंजम्पशन फंक्शन फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन बताता है। मतलब कि आपकी इनकम और कंजम्पशन में क्या रिलेशन है, इसको स्टडी करना हो तो कंजम्पशन फंक्शन। आइए इसी के अंदर आता है टॉपिक एपीसी। ये क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सिंपल भाषा में बोले, इट इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम। क्या? इट इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू एक्सपेंडिचर इनकम। कंजम्पशन को ऊपर कर दो और इनकम को नीचे कर दो। मार्जिनल शब्द जैसे ही आ जाए तो इसी में एडिशनल या इंक्रीज। तो क्या है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो इट रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। अब दो प्रॉपर्टीज फिर से समझेंगे इस कंजम्पशन फंक्शन से रिलेटेड। पहली, ध्यान से समझना, अगर हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं तो कंजम्पशन इंक्रीज होती है जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है। क्या कहते हैं? कभी ऐसा हुआ है कि लोगों की इनकम बढ़े और खर्चे ना बढ़े? अब आप सोचिए, इमेजिन करिए, जैसे जैसे लोग अमीर होते जाते हैं वैसे वैसे उनके खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। देखिए, जब तक कुछ नहीं था, मान लीजिए व्यक्ति के पास साइकिल है तो ठीक है, उसका गुजारा उसमें चल रहा था, साइकिल की पंचर बनवाना, रिपेयर बनाना। जब उसके पास मोटरसाइकिल आ गई तो उसके खर्चे फिर बढ़ गए, उस स्टैंडर्ड से वो रहने लगा। और उसके बाद कार आ गई, तो इस तरह से क्या होने लगा, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे लोगों के खर्चे भी बढ़ रहे हैं। पर एक रूल और है इसके अंदर, दैट द इंक्रीज इन इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंक्रीज इन कंजम्पशन। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इनकम बढ़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे, ये तो रूल है। इनकम बढ़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे, बट इंक्रीज इन इनकम ज्यादा होगी खर्चों के मुकाबले। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। अब आते हैं कंजम्पशन फंक्शन का अगर मुझे ड्रॉ करना हो लाइन तो क्या होगा। अगर लाइन से ड्रॉ करेंगे तो सी के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे और ये लाइन हमेशा ओरिजिन के ऊपर से ड्रॉ होगी। देखना चाहते हो ड्रॉ करता हुआ मुझे? आइए मैं आपको कंजम्पशन फंक्शन ड्रॉ करते हुए दिखा देता हूं। कंजम्पशन फंक्शन मुझे दिखाना है, यहां दिखा देते हैं आपको आउटपुट क्वांटिटी और यहां दिखाते रहते हैं कंजम्पशन। तो कंजम्पशन की स्टार्टिंग देखिए कहां से हो रही है, ओरिजिन के ऊपर से हो रही है। इस पॉइंट को ले लेते हैं ए। अब आप देखिए कंजम्पशन नेवर बिगिंस एट जीरो। क्यों? आपका मेरा कंजम्पशन जीरो नहीं होता है, चाहे हमारी इनकम जीरो क्यों ना हो, क्योंकि इस कंजम्पशन को कहते हैं हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये पॉइंट ए है। और उसके बाद देखिए आपकी कंजम्पशन लगातार इंक्रीज हो रही है, कहीं फॉल हो रही है नहीं है, तो इस कर्व को कहते हैं कंजम्पशन कर्व, ठीक है। अब इनकम की बात करेंगे तो इनकम का कर्व 45 डिग्री की लाइन पे मूव करता है। किस पे? यहां पर 45 डिग्री की लाइन पे ये मूव करता है इनकम का कर्व। इनकम का कर्व लाइन ऑफ रेफरेंस की तरह है, आधा ऊपर और आधा नीचे, ठीक एग्जैक्टली 90 डिग्री के बीच में है। जहां ये दोनों मीट कर रहे हैं इसका नाम है ब्रेक इवन पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? क्या इवन हो रहा है यहां पर? ब्रेक इवन। यहां पर आपके खर्चे, यहां पे आपके खर्चे, यहां पे आपके खर्चे और यहां पे आपके कमाई दोनों बराबर हो रही है, मतलब बचत है अंडा, मतलब सेविंग है इस पॉइंट पर जीरो। इससे नीचे क्या होगा? आप डिस सेविंग में होंगे, नेगेटिव सेविंग होंगे। क्यों? क्योंकि आपका कंजम्पशन ज्यादा है और इनकम कम है। इसके ऊपर क्या होगा?
इसके ऊपर यहां पर क्या होगा, आप पॉजिटिव सेविंग्स में होंगे। क्लियर है, समझ में आया? कंजम्पशन का ड्रॉ कैसे करते हैं कर्व। आइए कंजम्पशन फंक्शन का ये एक्सप्रेशन याद कर लीजिए, ए प्लस सी वाई। ये ए क्या है, मैंने अभी जैसे दिखाया था, ए इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, मतलब एक ऐसा कंजम्पशन जो आपके जीरो इनकम पे भी होगा। और ये सर सी क्या है, सी इज एमपीसी, दैट इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। और ये वाई क्या है, वाई इज इनकम। क्या है वाई, इनकम। क्लियर, फॉर्मूला क्लियर है? हाँ, इस पे बेस न्यूमेरिकल बन सकता है। अब आता है सेम चीज है, अब आता है प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज सेविंग फंक्शन। तो मैंने बताया जैसे ही फंक्शन वर्ड आए तो कीवर्ड याद कर लो, फंक्शन रिलेशनशिप। तो सेविंग फंक्शन है तो फंक्शन रिलेशनशिप ऑफ सेविंग विद इनकम। पहले बताया था कंजम्पशन फंक्शन, अब बता रहे हैं सेविंग फंक्शन। अब इसके अंदर आएगा एपीएस, क्या एपीएस, दैट इज रेशियो ऑफ सेविंग टू इनकम। ठीक है, मतलब सेविंग इनकम के मुकाबले कितनी है, अगर इसको जान लोगे तो बन जाएगा एपीएस। और इसी तरह से एमपीएस, चेंज कीवर्ड, बस जैसे ही मार्जिनल वर्ड आए तो कीवर्ड है, चेंज इन इनकम, सॉरी चेंज इन सेविंग विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम, इसके रेशियो को कहते हैं एमपीएस। आइए बात करते हैं इसका डायग्राम भी अच्छा देख लें। चलो इसका भी डायग्राम दिखा देते हैं, सेविंग का भी डायग्राम दिखा देते हैं आपको, जरा देखिए तो सेविंग कर्व मुझे बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। देखिए सेविंग कर्व स्टार्टिंग में ओरिजिन से नीचे चली जाती है, ये हमारी ओरिजिन की लाइन है ना, और ये ओरिजिन से नीचे से स्टार्ट करता है हमारा सेविंग कर्व। देखिए ध्यान से, सेविंग कर्व क्यों ओरिजिन से नीचे स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि लोगों की सेविंग शुरुआत में नेगेटिव होती है, माइनस सेविंग होती है। यहां पर वो डिस सेविंग कर रहा है, क्या, माइनस सेविंग कर रहा है। और यहां पे क्या हो रहा है, इसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या है ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग कर्व में, जब आपकी सेविंग जीरो हो जाए। देखिए एक्स एक्सिस को टच कर रही है, इसका नाम है ब्रेक इवन पॉइंट। सेविंग इज इक्वल टू जीरो, एक ये बताया ब्रेक इवन पॉइंट का कंसेप्ट, और एक बताया इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। ये दोनों पॉइंट्स को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। दैट मींस आपके पास कुछ बच नहीं रहा है, जो है सब खर्च हो जा रहा है, बचत जीरो है। ठीक है, अब आते हैं आगे बढ़ते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश करना, मतलब और कैपिटल गुड्स खरीदना और चीजें खरीदना जिससे आप फर्दर अपने आउटपुट को इंक्रीज कर सके। तो नई बिल्डिंग, नया प्लांट, नया इक्विपमेंट खरीदना। अब इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लोग करते हैं। अब रिलायंस इंडस्ट्री कहीं नई फैक्ट्री डाल रही होगी, कहीं नया प्लांट स्टेब्लिश कर रही होगी, तो वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा। पर सरकार कहीं नए रोड बना रही होगी, नए एयरपोर्ट्स बना रही होगी, तो क्या है, वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। याद रखिएगा, जब गवर्नमेंट खर्चा करती है तो बेसिकली वेलफेयर उनका मेन पर्पस होता है, और जब प्राइवेट खर्चा करते हैं तो उनका बेसिकली मकसद होता है पैसा कमाना, प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट करना। अब आता है इसी में एक वर्ड और आता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट इसलिए ली गई हो क्योंकि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इनकम को इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं, पर्पस है मॉनेटरी गेन्स, तो आप इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब प्राइवेट जब भी काम करते हैं तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के लिए काम करते हैं, और गवर्नमेंट जब भी काम करती है तो गवर्नमेंट लार्जली ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करती है। आपको इस चैप्टर के लिए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ही समझना है। जब जब इन्वेस्टमेंट का कर्व बनेगा, शॉर्ट रन कर्व में जब हम बनाएंगे, जब हम ये शॉर्ट रन कंसेप्ट समझ रहे हैं कीनीजियन का, तो आप ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ही लेंगे। दैट मींस लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देख लीजिए ध्यान से, इन्वेस्टमेंट जब जब बनाएंगे तो ये एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। यहां पर ये लाइन, यहां है आउटपुट और यहां है आपका इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेस्टमेंट की लाइन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस रहेगी, इससे पैरेलल रहेगी। क्लियर है, ध्यान है आपको? आइए आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है कैसे निकालें इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम एंड आउटपुट। तो दो तरीके से इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं किसकी, मैक्रो लेवल पे इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। एक तो नॉर्मल इक्विलिब्रियम होता है जो फर्म करती है, जहां डिमांड ऑफ द फर्म इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ द फर्म, उस समय इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकाल सकते हैं। पर हम बात कर रहे हैं पूरे इकोनॉमी की, तो दो तरह से इक्विलिब्रियम निकलेगा, जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाए, इसीलिए कहते हैं इसको एडीएएस अप्रोच, और दूसरा है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। आइए एक एक करके दोनों को समझते हैं।
सबसे पहले एडीएएस अप्रोच। तो एग्रीगेट डिमांड के बारे में पहले ही बताया, टोटल डिजायर्ड डिमांड ऑफ गुड एंड सर्विसेज, जो वो खर्चा करना चाहते हैं, स्पेंडिंग करना चाहते हैं, इच्छा है उसकी। मैंने कहा एक्चुअल बाय नहीं कर रहे हैं, दे विल, दे डिजायर, दे इंटेंड टू बाय। और एग्रीगेट सप्लाई क्या है? वो टोटल आउटपुट है जो इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गया एडीएएस। फॉर्मूले से मुझे पूछोगे तो मैं कहूंगा एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई और एएस इज इक्वल टू सी प्लस, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। क्लियर? अब आता है सेविंग इन्वेस्टमेंट। इसमें भी कहा गया है कि इक्विलिब्रियम तब अटेन होगा जब सेविंग विल बिकम इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। मैं भी डायग्राम से भी आपको उसको दिखा देता हूं कि कैसे एडीएएस और उसमें कर में इक्विलिब्रियम अटेन करता है। जरा ध्यान से देखिएगा। अगर एक इक्विलिब्रियम मुझे देखना हो, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, यहां आउटपुट और इनकम है, और यहां है रेवेन्यू और कॉस्ट। नहीं, यहां लेंगे आपको, हाँ, एग्रीगेट कॉस्ट नहीं, आपको लेना है यहां पर सप्लाई एंड डिमांड। जरा देखिए तो, अगर हम ए सी एग्रीगेट कॉस्ट सॉरी एडी की बात करते हैं, तो एडी किससे बना है? एडी बना है, पहले है आई, ये रहा, फिर है सी। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को सम कर दीजिए, बन जाएगा एडी। एडी किससे बना हुआ है? सी प्लस आई। तो इसका मतलब है एक लाइन पैरेलल टू दी सी कर्व बना देंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा? ये है मेरा एडी। कैसे बना? जितना यहां गैप है, जितना यहां पे इंटरवल दिख रहा है इसका इन्वेस्टमेंट का, उतना ही बड़ा इंटरवल से लाइन या पैरेलल बना देंगे, सी से बन जाएगा एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि सी में उसको ऐड कर देना है। ये है हमारा एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री की लाइन बनानी होती है। कौन सी लाइन बनानी है आपको? 45 डिग्री की लाइन होगी, सीधे 45 डिग्री की लाइन बनाइए। ठीक है, ये लाइन है आपकी एग्रीगेट सप्लाई। ये एग्रीगेट सप्लाई जो कि इनकम है, जहां ये मीट कर जाएगी सी से, वहां बन जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट, और जहां ये मिल जाएगी एग्रीगेट डिमांड से, ये पॉइंट हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, और यही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है इकोनॉमी का। देखा ध्यान से, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम आपको मिल गई। क्लियर है? समझ में आ गया? अब बात करते हैं किससे? आपने देखा डायग्रामेटिकली कि एडीएएस कर्व में इक्विलिब्रियम कैसे आता है। क्या एसआई कर्व का भी इक्विलिब्रियम बना दे? आइए एस और आई कर्व का इक्विलिब्रियम भी दिखा देते हैं। जब आप एसआई सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात करते हैं, तो मैंने बताया सेविंग नेगेटिव चली जाती है, और देखिए ध्यान से, शुरुआत में सेविंग आपकी जीरो के नीचे रहती है। ध्यान से देखिए, सेविंग आपकी जीरो से नेगेटिव है, क्योंकि वो डिस सेविंग है। क्या? नेगेटिव सेविंग है। यहां पर आकर के क्या हो जा रही है? वो ब्रेक इवन पॉइंट हो जा रही है। क्या? ब्रेक इवन पॉइंट। क्यों सर यहां पे ब्रेक इवन पॉइंट क्यों है? क्योंकि सेविंग बिकम इक्वल टू जीरो, और ये कर्व जो कि इन्वेस्टमेंट कर्व है, ये जहां पे इसको टच कर रहा है सेविंग को, इसका नाम है इक्विलिब्रियम। सो दो तरह से इक्विलिब्रियम मैंने दिखाया। पहला इक्विलिब्रियम दिखाया जब एडीएएस मीट कर रहे थे, उस पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम। ये है दूसरा इक्विलिब्रियम जब एस और आई मीट कर रहे हैं, ये भी है इक्विलिब्रियम। याद रखिएगा, दोनों सेम पॉइंट पे होगी। अगर एडीएएस और एसआई इक्विलिब्रियम एक साथ बनाया जाए तो दे विल लाई ऑन द सेम पॉइंट। ये सेम होगा दोनों का। ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट दोनों का सेम होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की क्या होता है। अगर एक इकोनॉमी जहां पर जितने रिसोर्सेज हैं, जितने मैन पावर हैं, सबको काम मिल जाए तो फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। समझाने के लिए कहते हैं, एक जगह है, एक पूरी इकोनॉमी है, मान लेते हैं वहां 100 लोग रहते हैं, 100 के 100 लोग काम कर रहे हैं, जिसको भी काम चाहिए सबके लिए काम है वहां पर। वैसे तो मैंने कहा यह असंभव कंसेप्ट है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, बट थ्योरी में कहा जा रहा है कि सिचुएशन व्हेन ऑल दोस पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट अ प्रिवेलिंग वेज रेट आर गेटिंग वर्क, तो जो चाहता है उन्हें काम मिल रहा है। इसका मतलब वो जो चाहता नहीं है, मतलब आइडल रिच, वो इंक्लूड नहीं होगा।
आइडल पुअर भी इंक्लूड नहीं होगा, या वो लोग जिनका भी काम चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से, या काम में एक जॉब से दूसरे जॉब में छोड़ के जाने आने की वजह से, ये लोग कुछ समय के लिए तो अनएम्प्लॉयड रहेंगे ही रहेंगे, पक्का है। इनको छोड़ करके तब भी क्या बनेगा, फुल एम्प्लॉयमेंट बन जाएगा। मतलब हर एक व्यक्ति काम कर रहा है। तो ये क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है, हाँ जब रिसोर्सेस फुल्ली यूटिलाइज्ड नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब है 100 तो देश की आबादी है, समझाने के लिए कह रहे हैं, 100 लोग तो हैं काम करने योग्य, पर काम उसमें से सिर्फ 70 लोग कर रहे हैं, 30 खाली बैठे हुए हैं, गप लड़ा रहे हैं, चाय की दुकानों बैठे हैं, इधर उधर मस्तीबाजी कर रहे हैं, मटर गश्ती कर रहे हैं। तो ये 30 क्या है, अनएम्प्लॉयड। समझ गए। अब आता है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। जब आप बात करते हैं वॉलेंट्री मतलब स्वेच्छा से, मैं काम नहीं करूंगा, मेरी मर्जी, अब ये क्या है, वॉलेंट्री। याद रखिएगा वॉलेंट्री का मतलब है या तो वो आइडल रिच है या तो आइडल पुअर है। और कभी कभी क्या होता है इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मतलब मैं चाहता तो हूं, मैं चाहता हूं मुझे काम मिल जाए पर मुझे काम नहीं मिल रहा है, आई एम अनेबल टू फाइंड वर्क। ठीक है। अब बात करते हैं एक नए टॉपिक की, इंपॉर्टेंट टॉपिक की, नाम है एक्सेस डिमांड। सर ये क्या होता है, अगर इक्विलिब्रियम लेवल के भी ऊपर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाए तो उसका नाम है एक्सेस डिमांड। आइए समझते हैं, द अमाउंट बाय विच द एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट आउटपुट। आउटपुट जितना है उसके बावजूद डिमांड और बढ़ रही है, जबकि हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक पहुंच चुके हैं। समझाने के लिए कहते हैं 100 के 100 लोग काम चाहिए था, 100 के 100 लोग काम कर रहे हैं, अब डिमांड अभी भी इससे ज्यादा है, अभी 10 लोगों की और डिमांड है। एक्सेस, अब समझ गए, इसका नाम है सिचुएशन। कैसा सिचुएशन है देखिए, द अमाउंट बाय विच द एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई। बेसिकली इस समय डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई बन जाती है, हम इसे कहते हैं एक्सेस डिमांड। क्यों बढ़ गई है सर, कैसे बढ़ गई है, क्या कारण है, मैंने कहा लोगों के खर्चे बढ़ गए, और हो सकता है इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गई हो, नए इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हो मार्केट में, नया पूंजी निवेश हो रहा हो, गवर्नमेंट खर्चे बढ़ा रही हो सकता है एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हो, और या तो लोगों के हाथ में पैसा आ गया हो। भाई जितना पैसा आएगा, जितनी खुजली होगी, उतना सामान खरीदेंगे। डायग्रामेटिकली देखना चाहते हो, आओ डायग्राम से दिखा देते हैं आपको कैसे होता है एक्सेस डिमांड। डायग्राम देखिएगा ध्यान से। एक्सेस डिमांड के लिए आपके पास ये रहा पहले एस या सप्लाई कर्व, या ये रहा इनकम, और ये रहा एडी। इसे कहेंगे एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है। अब इस समय आप कहां पर हैं, इक्विलिब्रियम पर हैं, यहां पर ये है इक्विलिब्रियम आपका। पर कभी कभी क्या होता है, इसके भी बियॉन्ड, इसके भी ऊपर डिमांड हो रही है। जब डिमांड इसके ऊपर चली जाएगी, इसको कहेंगे एग्रीगेट डिमांड एक्सेस अबव दी। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई से ऊपर चले जा रही है, इसका नाम है। अब यहां से यहां तक का गैप जो है, इस गैप को, इस पॉइंट से इस पॉइंट के गैप को, यहां तक के गैप को कहते हैं एक्सेस डिमांड, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, या इन्फ्लेशनरी गैप, आई गैप। क्लियर है, दोनों मतलब एक ही है। आइए कैसे दूर करेंगे, देखिए एक समझ लीजिए एक्सेस डिमांड, इसका रिवर्स भी होने वाला है। इसका रिवर्स क्या है, डेफिसिट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप। तो एक कर लेंगे, दूसरा आप उल्टा कर लीजिएगा। ठीक है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले तरीका है कि डिमांड बढ़ी है तो क्यों क्या कर सकते हैं, एक है फिस्कल पॉलिसी लगा सकते हैं, मतलब बजटरी पॉलिसी लगा सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, हर साल बजट बनाती है, उससे कर सकती है। उससे क्या कर सकती है, मैंने कहा टैक्स इंक्रीज कर दो, लोगों के पास ज्यादा इनकम है ना, इनकम खींच लो उनसे। तो जैसे टैक्स इंक्रीज कर देंगे, क्या हो जाएगा, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं बचेगी, खर्च करने के लिए पैसा नहीं बचेगा, अपने आप ही डिमांड मार्केट में कम हो जाएगी। एक तरीका। इसी के अंदर दूसरा तरीका है पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो सरकार खर्चे कर रही है, नए रोड बना रही है, डैम बना रही है, ब्रिजेस बना रही है, इससे लोगों के पास इनकम पहुंच रही है, अपना प्रोजेक्ट बंद कर दो, पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर दो। हाँ भाई, जब खर्चे कम कर दोगे अपने आप क्या हो जाएगा, लोगों के पास इनकम ही नहीं पहुंचेगी, डिमांड कम हो जाएगी। और क्या कर दो, लोगों से बोरोइंग कर लो, बैंकों से जो लोगों को लोन बांट रही है, और इवन जनरल पब्लिक से क्या करो, बोरोइंग कर लो, काम खत्म। जब बैंक्स और सरकार और बैंक्स और आम जनता के पास पैसा ही नहीं रहेगा, हाँ भाई डिमांड नीचे आ जाएगी। और क्या है, या तो क्या कर लो, डेफिसिट फाइनेंसिंग करना कम कर लो। सर डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। नॉर्मली भारत एक ग्रोइंग देश है, डेवलपिंग कंट्री है,
तो यहां पर खर्चे जितने हैं वो ज्यादा है सरकार की कमाई से, तो सरकार डेफिसिट में रहती है हमेशा। तो सरकार को क्या जरूरत है एक्सेस खर्चा करने की? खर्चे कम कर लो भाई, डेफिसिट फाइनेंसिंग मत करो, नए नोट मत छापो, बोरोइंग्स और मत करो विदेशी मुद्रा का, काम खत्म। अपने आप ही बाजार में क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी। ये तो था फिस्कल पॉलिसी से। अब आता है मॉनेटरी पॉलिसी। ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा ये दोनों पॉलिसी का रिवर्सल कर देंगे तो आपका डेफिसिट डिमांड भी बन जाएगा। अभी हम एक्सेस कर रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई जारी करती है, सेंट्रल बैंक जारी करती है। क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी? इट इज द पॉलिसी विच चेक्स द फ्लो ऑफ द मनी इन द मार्केट। मतलब क्रेडिट सप्लाई का कंट्रोलर है देश का सेंट्रल बैंक, हमारे देश में आरबीआई। आइए वो कैसे कंट्रोल कर सकता है, देखें कैसे एक्सेस डिमांड को कम कर सकता है। जैसे बैंक रेट इंक्रीज कर देगा। सर ये बैंक रेट क्या होता है? द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स टू द कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड एज बैंक रेट। तो अगर बैंक रेट इंक्रीज हो जाएगा, मार्केट में पैसे की सप्लाई, क्यों? जब बैंक रेट महंगा हो जाएगा तो कमर्शियल बैंक्स को लोन महंगा मिलेगा। कमर्शियल बैंक्स के पास आप और मैं जब लोन लेने जाएंगे तो बैंक ज्यादा ब्याज मांगेगी, हम लोग लोन नहीं लेंगे। क्यों महंगा लोन लेंगे भाई? क्यों ज्यादा ब्याज देंगे? हम नहीं दे पाएंगे ब्याज, हम नहीं चाहिए लोन, बाद में खरीदेंगे सामान। समझ गए? तो ये है बैंक रेट इंक्रीज करने का फायदा। अपने आप मार्केट में डिमांड गिर जाएगी। और या तो क्या कर दे सरकार, आरबीआई को कहे कि वो अपने सिक्योरिटीज को सेल कर दे। आरबीआई के पास पावर होता है गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स को इश्यू करना। जब आरबीआई सिक्योरिटीज बेचेगी, किसको? बैंक्स को बेचेगी, तो क्या होगा? अगेन बैंक्स के बड़े अमाउंट जो बैंक के पास पड़े हुए थे लोन देने के लिए, वो सारे चले जाएंगे आरबीआई के पास, क्योंकि आरबीआई ने क्या कर दिया? अपनी सिक्योरिटीज बेच दी। मार्केट में अब पैसा है ही नहीं, क्योंकि वो सारा पैसा आरबीआई ने ले लिया बैंकों से। इवन आम जनता भी ट्रेजरी बिल खरीद सकती है। तो मनी सप्लाई देश की बैंकों के पास चले गई, सॉरी बैंकों से आरबीआई के पास चले गई। अब खर्चा करने के लिए पैसा ही नहीं है, फिर डिमांड काबू में आ गई। अब समझ में आया कि नहीं? ये तरीका है एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करने का। या सीआरआर को इंक्रीज कर दो। सर ये क्या होता है? सीआरआर क्या होता है? CRR is a part of the reserve ratio. अगर CRR, that is cash reserve ratio, it is the amount of cash of the total deposit that the banks have to keep with the central bank. जैसे सेंट्रल बैंक ने कह दिया, मतलब आरबीआई ने कह दिया सारे बैंकों को कि आप अपने डिपॉजिट का 20% मेरे पास जमा रखिए, जितना भी डिपॉजिट आता है उसका 20% मेरे पास दे दीजिए। तो अगर सीआरआर को वो इंक्रीज कर दे तो 20% की जगह कह दे 50% मुझे जमा कर दो। मतलब बैंकों के पास 100 रुपया आया, पब्लिक ने जमा किया, आरबीआई बोली इसमें से 50 मेरे पास जमा कर दो, ये मेरे पास कैश रिजर्व रेशियो के रूप में जमा रहेगा। तो इसका मतलब कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम बचा लोगों को लोन देने के लिए। अब समझ में आया बात? तो ना मार्केट में मनी सप्लाई गिर गई। ये हो सकता है, ये भी एक तरीका है। सीआरआर को इंक्रीज कर दो, मार्केट में मनी सप्लाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ये सब मेजर कब लेना है? जब मार्केट में एक्सेस डिमांड हो रही है। डेफिसिट डिमांड इसका उल्टा है, इसीलिए मैं एक याद करा रहा हूं, दूसरा नहीं याद कराऊंगा। दूसरा आप अपने आप से समझ, इसका रिवर्स बना दीजिएगा। पॉइंट सही रहेंगे, उसका रिवर्स कर दीजिएगा। या एक तरीका और है, इस समय मार्केट में डिमांड ज्यादा हो रही थी, इसीलिए ना एक्सेसिव डिमांड आया। मार्केट में क्या करो, एडिशनल सप्लाई बढ़ा दो इंपोर्ट्स लेकर के टेम्पररी। जिस गुड्स की डिमांड ज्यादा है उसको गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंपोर्ट करके सस्ते दामों में मार्केट में सप्लाई बढ़ा सकती है, ताकि दाम एक बार पंप इन हो जाए, नीचे आ जाए। और या तो क्या करो, सरकार प्रोडक्शन इंक्रीज करने में मदद कर दे, नए एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स, सॉरी नए प्रोडक्शन के मेजर्स को प्रमोट करे, नई फैक्ट्रीज लगाए ताकि आउटपुट बढ़े। जब मार्केट में सामान ज्यादा रहेगा तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, डिमांड कम रहेगी। क्लियर है? दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट। क्लियर हो गया? अब आप डेफिसिट डिमांड मुझसे मत पूछिएगा, मैं डेफिसिट डिमांड वही सेम बता रहा हूं, बस इसका रिवर्स होना है। क्लियर है? सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और यकीन जानिए, आपने अगर इस चैप्टर को किया है तो आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस तो गारंटीड है इस चैप्टर से आ रहे हैं। चलिए मिलते हैं, आपके लेसन्स के अकॉर्डिंग जो आप कह रहे हैं वही मैं बना रहा हूं। बस मुझे चाहिए आपके लाइक्स और आपका सपोर्ट। मिलते हैं अगले लेसन वीडियो में। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।